जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में जो कंसेप्ट्स पढ़े थे उनके पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसमें चूंकि केस स्टडीज भी डिस्कस होंगी तो हम केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के कुछ असूल भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम 1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मिस्टर ए ओन्स 100% शेयर्स ऑफ ए कंपनी एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, पहले इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं देखें आपको सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ाया और उसका सोल्यूशन बता दिया, बल्कि असल मकसद होगा मेरा आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करवाना। क्वेश्चन में एक एक लफ्ज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके साथ उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में आपको पता हो कि लॉ के पेपर में एक एक लफ्ज से हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और प्रेजेंटेशन का तरीकाकार बदलता है। यहां पे पहली लाइन में कह रहा है मिस्टर ए ओन्स 100% शेयर्स ऑफ ए कंपनी। सबसे पहले तो कंपनी को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है कि ये जो केस है ये कंपनी लॉ का है। मिस्टर ए एक पर्सन है, उसके पास शेयर्स है एक कंपनी के, वो कंपनी का शेयर होल्डर है। दूसरी चीज नोट कीजिए कि उसके पास 100% शेयर्स है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बंदे के पास, एक ही बंदे के पास कंपनी के सारे शेयर्स हों, दूसरे लफ्जों में वो कंपनी का एक ही मेंबर हो? इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी कंपनी को कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। और जो कि आगे अगर आप नाम देखेंगे, नाम से भी आपको इन दोनों चीजों के बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगी। नाम में लफज लिमिटेड आ रहा है जिसका मतलब ये है कि ये कंपनी है, और एसएमसी का लफज आ रहा है जिसका मतलब है ये सिंगल मेंबर कंपनी है। तो मिस्टर ए एक सिंगल मेंबर कंपनी का ओनर है। और जहन में रखिएगा, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स जहन में आ जानी चाहिए हमारे, क्योंकि शायद आगे चल के वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही, इसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप प्रोसेस में है, लिक्विडेशन प्रोसेस में, इंसॉल्वेंट हो गई है। विद एसेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 8 मिलियन, एसेट्स हैं 8 मिलियन के, एंड लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू रुपीज 10 मिलियन, और लाइबिलिटीज 10 मिलियन की है। इससे भी हमें पता चल गया कि जाहिर एसेट्स कम थे, लाइबिलिटीज ज्यादा थे, इसी वजह से वो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाई और वाइंड अप हो गई। रिक्वायरमेंट में कह रहा है इज मिस्टर ए पर्सनली लायबल। पर्सनली का मतलब कि क्या वो घर से पैसे लेके आएगा? टू पे रुपीज 2 मिलियन टू क्रेडिटर्स को 2 मिलियन पे करने के लिए। क्योंकि देखें, एक तो मैंने आपको लेक्चर में एक बताया था कि हमने जो भी लाइबिलिटीज पे करनी होती है लॉ में उसे क्रेडिटर कहते हैं। अकाउंटिंग की टर्म में और लॉ की टर्म में फर्क है। तो वो कह रहा है कि हमने क्रेडिटर को जो 10 मिलियन लाइबिलिटीज थी, 8 मिलियन एसेट्स थे, 8 मिलियन हमने चले एसेट्स पे कर दिए क्रेडिटर्स को, लेकिन फिर भी 2 मिलियन के क्रेडिटर्स रह गए। अब वो कह रहा है कंपनी के पास तो कुछ नहीं है पे करने के लिए। क्या मिस्टर ए जो कि कंपनी का मालिक था वो अपने घर से 2 मिलियन लेके आएगा क्रेडिटर्स को पे करने के लिए? वाई और वाई नॉट बताना है, क्यों या क्यों नहीं वो लायबल होगा। यहां पे सबसे पहले आपने याद रखे क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा लगाना है कि ये किस चैप्टर और किस कंसेप्ट में से पूछ रहा है। एक तो हमें कंफर्म हो गया कि ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि वो कंपनी का वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है। जब एग्जाम में पेपर आपके सामने आएगा ना, उसमें आपके सामने 20-30 क्वेश्चन होंगे, उसमें क्वेश्चन के साथ ये नहीं लिखा होगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी तो आपको डिस्कशन करते हुए अंदाजा है ना कि ये चैप्टर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भी सारे के सारे उसी से रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये अंदाजा लगाना है कि ये किस टॉपिक और किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से वो पूछ रहा है, किस चैप्टर और किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो यहां पे कंपनी से पता चल गया हमें कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या वो शेयर होल्डर्स लायबल हैं। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी चैप्टर 11 में डिस्कस हुई है। चैप्टर 11 बेसिक फीचर्स ऑफ ए कंपनी डिस्कस करता है, और इसमें वो बताता है कि क्या जो कंपनी के ओनर्स है वो कंपनी के डेट्स के लिए लायबल होंगे कि नहीं। इसमें दो टाइप्स होती है कंपनी की बड़ी, एक लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी। सबसे पहले तो ये आप नतीजे पे पहुंच जाए ना कि लिमिटेड बाय शेयर का केस है कि लिमिटेड बाय गारंटी। श्योर है कि लिमिटेड बाय शेयर है, क्योंकि उसने बता दिया कि ये कंपनी के शेयर्स है, 100% शेयर होल्डर है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। लिमिटेड बाय शेयर में क्या ओनर्स की लायबिलिटी होती है? इसका जवाब है यस, लायबिलिटी होती है, लेकिन कितनी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितने उनके पास शेयर्स हैं उनके अनपेड अमाउंट तक के। और आपको पता ही है कि पार्टली पेड शेयर की पहले इजाजत होती थी, अब जो न्यू कंपनी लॉ है इसके मुताबिक पार्टली पेड शेयर की इजाजत नहीं होती। और क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी ना बताए तो हम ये अज्यूम करते हैं कि रेगुलर सिचुएशन है, यानी फुली पेड शेयर की सिचुएशन है। तो यहाँ पे मिस्टर ए के शेयर चूंकि फुली पेड है
इसलिए मिस्टर ए लायबल नहीं है 2 मिलियन पे करने के लिए। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब सुनिए आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। हर केस स्टडी का असूल है, याद रखे, लॉ की हर केस स्टडी का असूल है, वो चाहे कंपनी लॉ की केस स्टडी हो चाहे मर्केंटाइल लॉ की केस स्टडी हो। आपने केस स्टडी के दो हिस्से करने हैं, एक हिस्सा करना है उसका रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और दूसरा डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बेसिकली आपका रटे वाला पोर्शन है, इसमें आपने अंदाजा लगाना होता है कि ये केस स्टडी उसने हमारे किस कंसेप्ट से पूछी है। जैसे इस केस स्टडी को पढ़ के मुझे पता चल गया कि उसने ये केस स्टडी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी वाले कंसेप्ट में से पूछी है, तो यहां पे मैं उसे बताऊंगा कि शेयर होल्डर्स की रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या होगी कि लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। ये मेरी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन याद रखे, केस हमें बताता है, केस जिस प्रोविजन के गिर्द घूम रहा हो, जिस कंसेप्ट के ऊपर टेस्टिंग की जा रही है केस की, वो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है, वो हमने एज इट इज छापना है। इसका मतलब है केस स्टडी में भी आपका कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो रटे वाला होता है। तो ये हमारा बेसिकली एक रटे वाला पोर्शन है जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखना है कि लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। फिर उसके बाद डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में जो उसने क्वेश्चन में रिक्वायर किया है हमसे, हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, फर्ज कीजिए अब इसमें आपने जब भी डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन को सॉल्व करना है, आपने अपने आप को जज बना लेना है कि जैसे ये केस आपके सामने आया है और आप जज है, तो मुझे बताइए जो एक जज फैसला देता है वो सिर्फ डिसीजन बताता है कि साथ में बेसिस ऑफ डिसीजन भी बताता है कि किस बेस पे उसने फैसला दिया। जाहिर है डिसीजन फेयर या ट्रांसपेरेंट तभी समझा जाएगा जब जज डिसीजन के साथ बेसिस ऑफ डिसीजन भी बताएगा। तो इसके डिसीजन में हमारा ये डिसीजन होगा। अच्छा, अब डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में याद रखिएगा रेलिवेंट लीगल प्रोविजन हमेशा पहले आएगी, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन हमेशा बाद में आएगा। अब डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन के अंदर दो चीजें हैं, डिसीजन अलग जो कि यस नो, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, ओके, नॉट ओके वगैरह इस तरह के टर्म्स में होगा डिसीजन, और बेसिस ऑफ डिसीजन होगा उसकी जस्टिफिकेशन कि क्यों हमने डिसीजन किया है। डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन में से जो मर्जी पहले लें जो मर्जी बाद में लें इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिए रेलिवेंट लीगल प्रोविजन पहले आनी चाहिए, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन बाद में आना चाहिए। इससे आपको खुद भी केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। आईकैप का अगर सोल्यूशन देखें वो कोई पक्की अरेंजमेंट नहीं करता, कभी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन पहले लिख लेता है, कभी बाद में लिख लेता है, कभी वो हेडिंग्स देता है, कभी हेडिंग्स देता भी नहीं है, नॉर्मली वो हेडिंग्स भी नहीं देता। तो लेकिन हमने अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए याद रखे हेडिंग्स भी लेनी है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की लिहाजा, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन की लिहाजा, और इसी तरह डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में हमने इनको दोनों को एक्सप्लेन करना है, डिसीजन को भी और बेसिस ऑफ डिसीजन को भी। एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप पढ़ लेना उसमें सबसे बड़ी रीजन जो बताता है ना, आपको शायद सुन के हैरानगी होगी, सबसे बड़ी रीजन जो बताता है स्टूडेंट्स की पुअर परफॉर्मेंस की केस स्टडी में, वो कहता है स्टूडेंट डिसीजन कर देता है कि यस है कि नो है, बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं बताता। तो हमने डिसीजन में कह दिया कि ए लायबल नहीं है, अब बेसिस ऑफ डिसीजन में बताना क्यों लायबल नहीं है। बेसिस ऑफ डिसीजन बेसिकली है क्या, ये है हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन और जो रेलिवेंट लीगल रिक्वायरमेंट है इसकी लिंकिंग है। हमने बेसिस ऑफ डिसीजन में साबित करना है कि रेलिवेंट लीगल रिक्वायरमेंट की रोशनी में हम कैसे इस नतीजे पे पहुंचे जो हमने कहा कि ए लायबल है या नहीं लायबल। तो यहां पे हम ये कहेंगे बेसिस ऑफ डिसीजन में, चूंकि ये लायबिलिटी कंपनी की थी, कंपनी एक सेपरेट लीगल स्टेटस है और शेयर्स फुली पेड थे। अब ये क्वेश्चन में उसने नहीं लिखा हुआ फुली पेड, लेकिन हमें पता है कि रेगुलर केस से ही होता है फुली पेड। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने रेगुलर केस अज्यूम करना है। शेयर चूंकि फुली पेड थे इसलिए वाइंडिंग अप के ऊपर मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं है, मिस्टर ए की लायबिलिटी नहीं है कोई भी अमाउंट रीपे करने की क्रेडिटर्स को। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था जी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा वॉल्यूम 2 में से केस नंबर 2 है, केस स्टडी में से सेकंड केस स्टडी है। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने का फायदा ये होता है कि समटाइम हमें अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर में से किस कंसेप्ट में से पूछ रहा है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए हम उस चैप्टर के कंसेप्ट्स को अपने ज़हन में रखते हैं, वो कंसेप्ट्स हमारे माइंड में बैक एंड पे प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले केस स्टडी में रिक्वायरमेंट को पढ़ा जाए। इन रिलेशन टू कंपनी लॉ, कैन एडवाइज मिस्टर अनवर वेदर ही इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द अनपेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या मिस्टर अनवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करने के लिए लायबल है? अब यहाँ पे हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी, इसलिए अंदाजा नहीं। ये तो पता चल गया हमें कंपनी लॉ में से क्वेश्चन पूछा उसने, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा कि किस टॉपिक में से किस कंसेप्ट में से पूछा है।
प्रोबेबली शायद चूंकि ये लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि मिस्टर अनवर लायबल है कि नहीं, तो शायद ये शेयर होल्डर, क्योंकि लॉ में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी डिस्कस हुई है, कुछ जगहों पे डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव की लाइबिलिटी भी डिस्कस हुई है, लेकिन बेसिकली शेयर होल्डर्स के कंटेक्स्ट में मेरा ये ख्याल है कि शायद उसने ये क्वेश्चन अडॉप्ट किया होगा। लेकिन बहरहाल पढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं। कहता है स्टार इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड SIPL इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको अंडरलाइन कर लिया करे जो भी कंपनी के बारे में वो नाम बता रहा हो या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा हो, क्योंकि आपको पता है हमारे बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं लॉ में जो जो टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड कर रहे होता है कि कंपनी किस टाइप की है। प्राइवेट कंपनी है किसी और तरीके से, पब्लिक कंपनी है किसी और तरीके से, लिमिटेड बाय शेयर है किसी और तरीके से, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो कंसेप्ट किसी और तरीके से अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया प्राइवेट कंपनी है, और चूंकि लिमिटेड बाय गारंटी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब लिमिटेड बाय शेयर है, और ये भी नहीं बताया हुआ पार्टली पेड फुली पेड शेयर, तो इसका मतलब फुली पेड शेयर होंगे। SIPL entered into a contract with Galaxy Traders GT for the supply of cotton yarn। कंपनी ने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि कंपनी नहीं है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ रियलाइज करवा रहा हूँ कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है गैलेक्सी ट्रेडर्स, इसके नाम के एंड पे लिमिटेड नहीं, इसका मतलब है वो कंपनी नहीं है, वो कोई सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है। बहरहाल इससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। फॉर द सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न, परचेज सेल का एग्रीमेंट किया, ठीक है, कंपनी कर सकती है सेल परचेज का एग्रीमेंट। आपको याद होगा क्रेडिट से मैंने पढ़ा था कि कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और इट कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम। मिस्टर अनवर द मेन शेयर होल्डर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। मिस्टर अनवर मेन शेयर होल्डर भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा शेयर होल्डर भी हो और मैनेजमेंट का भी हिस्सा हो? बिल्कुल पॉसिबल है। ऑफ SIPL साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर SIPL। जो मिस्टर अनवर था मेन शेयर होल्डर चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने SIPL के बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जाहिर है SIPL एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके अपने हाथ पैर तो होते नहीं है कि वो चल के जाए कस्टमर के साथ सप्लायर के पास और अपने हाथों से साइन करे, वो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू ही इस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्टर या और चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ये उसके एजेंट की तरह होते हैं। GT है सप्लाइड कॉटन यानी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरी की, बहुत अच्छा किया। बट SIPL हैज नॉट पेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन SIPL ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं की। ये SIPL ने अच्छा नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया, आगे देखते हैं। कहते हैं ऑन GT's डिमांड फॉर पेमेंट मिस्टर अनवर स्टेटेड दैट ही हैड नेवर इंटेंडेड फॉर SIPL टू पे GIT। मिस्टर जब अगली पार्टी ने डिमांड की, मिस्टर ए ने कहा भाई मेरा तो कभी इरादा ही नहीं था। अच्छा ये बड़े मशकूक अल्फाज है कि मेरा कभी इरादा ही नहीं था, नेवर इंटेंडेड फॉर SIPL टू पे GT। इन अल्फाज से लग रहा है कि ये कोई गड़बड़ थी, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। GT has brought a claim against SIPL and Mr. Anwar for the payment of the unpaid contract price। GT ने SIPL के खिलाफ और अनवर दोनों के खिलाफ केस कर दिया। एक ही केस में याद रखें दो पार्टीज को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो GT ने कहा जी SIPL और मिस्टर अनवर इन दोनों से मेरे पैसे निकलवाए जाए, यानी अगर SIPL पैसे देने के काबिल नहीं है तो मिस्टर अनवर से निकलवाए जाए, मिस्टर अनवर पैसे देने के काबिल नहीं है पैसे तो SIPL से निकलवाए जाए। कह रहा बताइए मिस्टर अनवर लायबल है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्या SIPL लायबल है पेमेंट करने के लिए? SIPL तो 100% लायबल है ना, इस पे तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि कंपनी अपने डेट्स को पे करने के लिए पूरी तरह लायबल है, उसे पे करने चाहिए। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन, क्या मिस्टर अनवर लायबल है? ये डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा मिस्टर अनवर का स्टेटस क्या है। मिस्टर अनवर का स्टेटस है दो, एक वो शेयर होल्डर है और दूसरा वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो हम दोनों के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। एज शेयर होल्डर क्या मिस्टर अनवर लायबल है? आपको पता है कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, और यहाँ पे चूंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसने ये नहीं बताया पार्टली पेड फुली पेड, तो हमारी नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या होगी कि शेयर्स फुली पेड है। एज शेयर होल्डर मिस्टर अनवर की कोई लायबिलिटी नहीं क्योंकि शेयर्स फुली पेड है। ये हो गई मिस्टर अनवर की लायबिलिटी एज शेयर होल्डर। फिर मिस्टर अनवर की लायबिलिटी एज चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मिस्टर अनवर लायबल है? तो हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि जो मैनेजमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, ये भी कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं है। लेकिन आगे एक शर्त भी लिखी हुई है, आपको याद होगा, अगर वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम करे, अगर वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हैं, कोई फ्रॉडलेंट काम करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो फिर वो उन एक्ट्स के लिए लायबल होंगे। यहाँ पे अगर
मिस्टर, ये वाली लाइन ना लिखी होती, मिस्टर अनवर स्टेटेड दैट ही हैड नेवर डेड, तो मैं क्लियरली आपको ये कहता कि चूंकि मिस्टर अनवर मैनेजमेंट का हिस्सा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनती, मैनेजमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अब ये बात लिखने के बाद मुझे आगे मजीद भी एक चीज लिखनी है, प्रोवाइडेड कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि मिस्टर अनवर के ये जो अल्फाज है इनसे अंदाजा हो रहा है कि वो शुरू से ही उसकी फ्रॉड करने की नीयत थी। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी के केस में मैनेजमेंट लायबल हो सकती है, अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे मैनेजमेंट लायबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर में तो मैंने उसे केस के क्लियरली ग्रीन चिट दे दी, लेकिन मैनेजमेंट वाले केस में, चीफ एग्जीक्यूटिव वाले केस में मैंने उसे अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, ओके नहीं किया, क्लीन चिट नहीं दी उसको, बल्कि मैंने ये कह दिया कि अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की फिर उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, उसकी इंटेंशन थी फ्रॉड करने की, फिर वो लायबल होगा। ये तो हो गया केस का एनालिसिस। अब आते हैं हम असल चीज की तरफ जो एग्जाम में हमारे काम आएगी, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। जैसे मैंने पिछले डिस्कशन में आपके साथ शेयर किया है कि पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन मेरे ख्याल में दो आएंगे, एक शेयर होल्डर वाले कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक की होती है, और दूसरा मैनेजमेंट वाली भी, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, कि डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट वगैरह कंपनी के डेट्स वगैरह के लिए लायबल नहीं है, प्रोवाइडेड दे एक्ट विद इन देयर अथॉरिटी। ये दोनों प्रोविजन, क्योंकि उसने अनवर का स्टेटस दोनों में बताया, हम दोनों के ऊपर कमेंट करेंगे। और फिर डिसीजन में होगा कि मिस्टर अनवर लायबल नहीं है एज शेयर होल्डर क्योंकि फुली पेड शेयर्स हैं, और एज मैनेजमेंट भी लायबल नहीं होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, प्रोवाइडेड के उस अज्यूमिंग कि उसने अपने अंदर रह के, अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया। जी स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर 4 की होम असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम 1 में से। होम असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक शामिल थे, तो आइए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इनमें याद रखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ रटे वाले यानी कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन भी शामिल हैं और केस स्टडी भी शामिल है, मिक्सचर है। तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है और कौन सा केस स्टडी है, और उससे अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं बार आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मास्टर्स लिमिटेड एमएल हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने को इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर किसी कंपनी के आप डिबेंचर्स खरीदें तो इसे कहते हैं लोन इन्वेस्टमेंट। तो मास्टर लिमिटेड ने शेयर्स खरीदे हैं अब्बास लिमिटेड के। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एमएल में क्लासिफाई एएल एज इट्स सब्सिडरी। कि वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जब मास्टर लिमिटेड अब्बास लिमिटेड को अपनी सब्सिडरी के तौर पे क्लासिफाई कर सकती है। अब ये बेसिकली कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें कह रहा है कि आप स्ट्रेट कीजिए कुछ चीजों को। किन चीजों को स्ट्रेट करना है? जाहिर है हमने जो कंसेप्ट्स में पढ़ी हुई हैं उनको हमने रिप्रोड्यूस करना है। तो ये हमारा एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। इसमें जहन में रखिएगा कि हमने जो सब्सिडरी क्लासिफाई करना है तो हमने सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है अपना, यानी कि मास्टर लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया तो मास्टर लिमिटेड एएल को सब्सिडरी अपनी क्लासिफाई कर सकती है जब दो में से कोई एक सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर लिया जाए या मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज को ओन कर लिया जाए। आपने क्वेश्चन में दोनों कंडीशंस लिखनी है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो सब्सिडी बन जाती है, लेकिन आपने क्वेश्चन में दोनों चीजें लिखनी है। और खास तौर पे जब आप कंपोजिशन वाली बात लिखें तो उसमें ये लिखना ना भूलिएगा कि कंपोजिशन को कब कंट्रोल किया जाता है, बोर्ड कंपोजिशन को जब मेजॉरिटी या ऑल ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव किया जा सके। ये बात जरूर लिखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये बात एक्सप्लेनेशन लिखना भूल जाते हैं, बाकी वो बात कंपोजिशन वाली भी कर देते हैं, शेयर होल्डिंग वाली भी कर देते हैं, बोर्ड कंपोजिशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा ये भूल जाते हैं। हाँ, बेहतर है कि क्वेश्चन को लिखते हुए आप इन टर्म्स को यूज करें, इन नामों को यूज करें जो उसने क्वेश्चन में यूज किए हैं, यानी बजाय ये कि यूं लिखें ए कंपनी में क्लासिफाई अनदर कंपनी इट्स सब्सिडरी इफ फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, इफ ए कंपनी होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनी। ऐसे लिखने के वजह ये जेनेरिक लैंग्वेज है, कंसेप्ट हालांकि वही है, लेकिन ये जनरल टर्म यूज करने की बजाय आपने इसको स्पेसिफिक क्वेश्चन के वर्ड्स को यूज करना है, यानी एमएल में क्लासिफाई एएल एज इट्स सब्सिडरी इफ फॉलोइंग एनी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज मेट।
पहली, ML होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ AL। तो आपने स्पेसिफाई करके लिखना है। यह याद रखें, नेम्स यूज करने से क्वेश्चन की नेचर चेंज नहीं हो जाएगी। वो पहले भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, अब भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ यह कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने आंखें खोल के जो याद किया हुआ है उसको रिप्रोड्यूस छापा नहीं मार रहे, बल्कि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बहरहाल क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का ही है। क्वेश्चन 3, अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। जब हमें कोई डेफिनेशन, टर्म्स वगैरह एक्सप्लेन करने को कहता है, वो भी हमारा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तो ये इसमें बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन की हमने डेफिनेशन लिखनी है। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट जो गलती कर जाते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो सिर्फ वही लिख के समझते हैं हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर दी। नहीं, उसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पॉइंट है और जो एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी फेडरल गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आपने लाजमी लिखने हैं, यानी एक्सेप्शंस भी लिखनी है। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, आगे चल के भी हम कुछ कंसेप्ट स्टडी करेंगे, उनमें जो एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शंस होती हैं वो उस टर्म का डेफिनेशन का लाजमी हिस्सा होती हैं। जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन में भी हमने एक बड़ा वो 20 डेज वाली बात और लेस देन के उससे कम का भी नोटिस दिया जा सकता है। और इसी तरह कुछ और आगे चल के हम एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी भी एक्सेप्शंस होती हैं। तो याद रखिए, किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस वगैरह जो बुक में इंक्लूडेड है वो आपकी डेफिनेशन का लाजमी हिस्सा होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट्स हैं और इसमें हमें बता रहा है कि मेंशन द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेदर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बोथ और नन। किन का स्टेटस क्या है हमने ये बताना है। आगे 4 उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब ये हमारा डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्वेश्चन को, हर सिचुएशन को पढ़ के डिसाइड करना है कि बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं। तो ये हमारा केस स्टडी स्टाइल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल छोटा क्वेश्चन है, लेकिन केस स्टडी स्टाइल है, क्योंकि हमें जो कंसेप्ट पढ़ा है एज इट इज उसको नहीं छापना, बल्कि उस कंसेप्ट को इस्तेमाल में लाते हुए अपना डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन देने हैं कि क्या ये ऑरेंज लिमिटेड या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको इंटरेस्टिंग टिप बताता चलूं, आपको केस स्टडी में आपके काम आएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, यानी 2 केस स्टडीज हैं। केस स्टडी के आगे 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट एक ही कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, यानी दोनों में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन सेम है। अगर इस तरह का केस है कि दोनों में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन सेम है, तो याद रखिए आपके लिए 1 बाय 1 दोनों की रेलिवेंट लीगल प्रोविजन अलग-अलग लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि आप क्या कीजिए, ऊपर एक ही दफा रेलिवेंट प्रोविजन लिख दीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में 1 2 3 4 करके हर एक का अलग-अलग डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन लिखते जाए। यानी जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है वो हर एक की अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक ही कॉमन आपने ऊपर सबकी दे दी, फिर इसके बाद नीचे 1 2 3 4 करके सबको अलग-अलग डिसीजन करते जाए। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये आगे चल के भी कुछ केस स्टडी में यूज होगा। वरना अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है आपके पास? दूसरा तरीका यह है कि हर एक केस के साथ रेलिवेंट लीगल प्रोविजन रिप्रोड्यूस करें और फिर डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन भी लिखते जाएं। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो क्वेश्चन के मार्क्स कम होते हैं और आपका टाइम ज्यादा जाया हो जाता है। बहरहाल दोनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दी। प्रेफर्ड ऑप्शन यही है कि अगर 2 सिचुएशंस एक ही केस से रिलेट कर रही है, उनकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन इकट्ठी लिख दी, एक दफा 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं। चलिए अब एनालिसिस करते हैं इसका। 1, ऑरेंज लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कंफर्म हो गया ये कंपनी है, और जो भी पाकिस्तान में कंपनी है ये भी कंफर्म हो गया वो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की आगे टाइप्स हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान बट इन अदर लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे चूंकि इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस आउट अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में उसका बिजनेस है, नो प्रॉब्लम। हमने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन करना है, हमें बाकी दुनिया से क्या गर्ज है। तो ऑरेंज लिमिटेड पहले वाले केस में कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। दूसरा केस, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। ये यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है, इसका मतलब है ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कंपनी नहीं है। एंड इज ऑपरेटिंग ए ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कंपनी नहीं है, बल्कि लेकिन ये चूंकि इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री है तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। यानी सेकंड केस में बॉडी कॉर्पोरेट तो है, कंपनी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। थर्ड, XYZ हाउसिंग सोसाइटी
कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर लॉज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपने जो उसके अपने लॉज है कोऑपरेटिव लॉज, उनके मुताबिक तो बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब हमने बताना है कंपनीज एक्ट के मुताबिक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो याद रखें कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बॉडीज को जिनको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो कोऑपरेटिव लॉज के मुताबिक तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगी जो भी उनके लॉज है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 कंपनी लॉ के मुताबिक ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कंपनी लॉ वाली प्रोविजन नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड भी नहीं और ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में भी नहीं आती। 4 ऑरेंज कंपनीज है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस, फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये कंपनी है ही नहीं। हाँ, ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस है, जैसे कि ऊपर सेकंड में था। लेकिन आगे भी बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, एंड इज ऑपरेटिंग ए ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। द कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट ऑरेंज कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। अच्छा देखिए, नॉर्मल हालात में तो ये बॉडी कॉर्पोरेट बनती क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, लेकिन जो कंसर्न मिनिस्टर है उसने जब नोटिफाई कर दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो इसका मतलब है अब ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, ये एक्सेप्शन में आ गई। ये हमारी सेकंड एक्सेप्शन आ गई। तो ये 4th केस में भी 3rd और